students, I hope all of you are good. Today we will start the next topic of physical chemistry, pulfrich refractometer. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the topic. यहाँ पे आपको पल्फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर शो हो रहा है। ये एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म के ऊपर एक ग्लास सेल लेते हैं और ग्लास सेल के अंदर जो भी आपका टेस्ट लिक्विड है वो ऐड किया जाता है। अब हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट होती है जिसका सिर्फ एक पाथ हो। तो हमें पता है कि लाइट हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, लेकिन इसमें हमने मोनोक्रोमेटिक जो है वो एक पाथ में गुजरे वो लेनी है। यहाँ से हम लाइट पास आउट करेंगे बिटवीन द प्रिज्म एंड द लिक्विड, वो सरफेस को टच करे, फिर वो प्रिज्म से पास आउट होगी। यहाँ से जो टेलीस्कोप है इसको हम एडजस्ट करेंगे और टेलीस्कोप से जब पास आउट होगी तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैं अभी आपको इसकी डायग्राम क्लियर भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें कि यहाँ से लाइट आती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट बना के, ये ऊपर हमारा टेस्ट लिक्विड है, ये प्रिज्म है और ये टेलीस्कोप और ये नीचे स्केल है। तो इस तरह से हम इसको फोकस करते हैं और रीडिंग जो है वो नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें एंगल नोट डाउन करें। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये जो ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ये लिक्विड जो है वो एंगल 90 बना रहा है। अब जब ये प्रिज्म से पास आउट होगी तब हमने एंगल देखना है। यहाँ पे देखें कि ये एंगल कितना है, 90, और ये वाला कितना है, R। यानी कि ये वाला एंगल हम क्या कह सकते हैं कि ये 90 माइनस R ये किसका होगा, उस प्रिज्म का होगा। यानी यहाँ पे अब देखें, हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था कि साइन आर किसके इक्वल होता है, n1/n2 के। अब साइन हम क्या पुट करेंगे, n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास लिक्विड का और n2 है ग्लास प्रिज्म का। और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, n1 कितना था, वो साइन आई आ गया, और नीचे हम क्या लेंगे, साइन 90 माइनस आर जो कि n2 है यहाँ पे आ रहा, और n2 हमने जो है वो कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला ना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, यहाँ पे देखिए कि साइन आई जो है वो साइन जो है वो इंसिडेंट एंगल आ गया, और ये साइन 90 माइनस आर रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो आ गया। और n2 हमने कहा कि ये किसका है, ग्लास प्रिज्म का के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस आर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है कि ये कॉस के इक्वल होता है, या आपने इसको ऐसे लर्न करना है। तो साइन, अब नीचे क्या आ गया, साइन 90 माइनस आर कॉस के इक्वल था, कॉस आर आ गया, साइन आई ओवर कॉस आर इज इक्वल टू n2 आ गया। अगर हमने कोस आर फाइंड आउट करना हो तो n2 इधर चला जाएगा, कोस आर इज इक्वल टू साइन आई ओवर n2। अब हमने देखना है कि जो साइन आर है वो किसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए हमने एक फर्स्ट चैप्टर में ये किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा अगर हमने फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे सपोज कर ले कि वो आर है, तो साइन आर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर आर के। यहाँ पे हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप निकाल ली साइन आर की। अब यहाँ पे देखें कि साइन आर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर के इक्वल है। अब कॉस स्क्वायर की हमने वैल्यू, कॉस आर की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि साइन आई ओवर एन स्क्वायर है, वो हम इसमें पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, साइन स्क्वायर आई ओवर n2 स्क्वायर आ गया। अब हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n2 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई ओवर n2 स्क्वायर। फिर ये इस n2 का हम बाहर ले जाएंगे तो n2 साइन r इज इक्वल टू n2 स्क्वायर माइनस साइन 2 स्क्वायर आई एंगल ऑफ इंसिडेंट। हमें पता है n2 साइन r जो है वो हमने कर लिया किसके इक्वल, n1 के। तो n1 किसके इक्वल आ गया, n2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो इस तरह से हम इसके अंदर जो है वैल्यूज पुट करेंगे और अपना एंगल ऑफ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, इट मीन्स दैट मैंने कहा था कि आपने टेम्परेचर को जब मेजरमेंट लेनी है तो कॉन्स्टेंट रखना है, वो हमारी वैल्यू को इफेक्ट करता है। तो लॉरेंस ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी जिससे हम इस टेम्परेचर के फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो इक्वेशन क्या है, n2 माइनस n1 ओवर n2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 1 ओवर d।
अब यहाँ इसमें आर जो है वो इंडिकेट कर रहा है स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन को या रिफ्रैक्टिविटी को, जो कि अब टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट है। डी यहाँ पे डेंसिटी है और एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और जो है हम देखते हैं वो है मोलर रिफ्रैक्शन, जिसे हम मोलर रिफ्रैक्टिविटी भी कहते हैं, आर एम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें, हमने उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे m ऊपर लगा देना है। m यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास है और d डेंसिटी है। अब मोलर रिफ्रैक्शन जो है ये हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन था, ये मोलर रिफ्रैक्शन है। जो मोलर रिफ्रैक्शन है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारे पास स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन थी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम मेजरमेंट ले रहे होंगे तो हमें वेवलेंथ को स्पेसिफिक डेफिनेट कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमने जो यूज़ की अल्फा बीटा गामा लाइंस हाइड्रोजन की या सोडियम डी लाइंस हम जो है वो यूज़ करते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, वो जो बोहर्स की लाइंस थी, ये वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो स्टडी किया था, लाइमन सीरीज बामर सीरीज, तो ये उनसे जो है वो रिलेटेड करता है। तो ये सोडियम डी लाइन जो है ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमेंशन लेस होता है, यानी कि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसलिए हम उसका यूनिट क्या कहेंगे, मीटर क्यूब पर मोल होता है। ये एक एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती हो। तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ये होगी कि वो उसके जो जो उसके कंपोनेंट है उनका हम एडअप करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर निकलेगा। जैसे CH2 की अगर आपने निकालनी हो तो मैं आपने ये चाहे आप छोड़ सकते हैं, हमने डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसमें जो है वो आगे निकाल लेते हैं। ये वाली आपने वैल्यू सारी लर्न करनी है। जिस तरह हमने पीछे भी इसी तरह एक वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ये कैक्यूल स्ट्रक्चर है, कैक्यूल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है कार्बन बेंजीन रिंग में 6 होते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो डी लाइन के अकॉर्डिंग 2.591 है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन की वैल्यू, हाइड्रोजन की वैल्यू क्योंकि 6 हाइड्रोजन है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 डबल बॉन्ड थे वो कर दिया, और एक रिंग की वैल्यू जो होगी, इन सबको हमने ऐड कर दिया तो मोलर रिफ्रैक्शन आ गई। यहाँ पे जो है वो डी लाइंस की जो है वो डिफरेंट कंपाउंड की वैल्यूज दी गई हुई हैं। इसमें से आपने सिर्फ एक जो है वो एग्जांपल याद कर लेनी है ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्टिकल एक्सॉल्टेशन। ऑप्टिकल एक्सॉल्टेशन बोलते हैं, इसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई, एनोमली आ गई। एनोमली का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू जो होता है एक्सीड कर जाती है, रेज कर जाती है जितनी हमने कैलकुलेट की होती है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। तो ये किसके लिए होता है, जो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड लिखा हुआ है। इसमें देखें तो इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली तो वो ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू द कैलकुलेटेड वैल्यू। ये कॉन्जुगेशन की वजह से इनके अंदर हुआ, जिसकी वजह से RM की वैल्यू जो है मोलर रिफ्रैक्शन की वो रेज्ड हो जाती है। तो यहाँ तक था। यहाँ पे नीचे जो है, अब हमने कहा कि जिनमें कॉन्जुगेशन पाई जाती है उनकी RM वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बेंजीन में भी तो डबल और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसकी क्यों नहीं इंक्रीज होती। तो यहाँ पे एक और रूल है कि अगर कॉन्जुगेशन जो है वो क्लोज रिंग के अंदर होगी तो ऑप्टिकल एक्सॉल्टेशन नहीं होगी। अगर कॉन्जुगेशन जो है वो कुछ रिंग के अंदर हो रही है, कुछ साइड चेन के अंदर हो रही है, तब ऑप्टिकल एक्सॉल्टेशन होगी, यानी कि RM की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि स्टायरीन और एसीटोफिनॉन के अंदर है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो जाती है और जिसकी वजह से इनके अंदर ऑप्टिकल एक्सॉल्टेशन ऑब्जर्व की जाती है। तो यहाँ तक ही हमारा टॉपिक था आज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।